हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट का नाम है, यानी गेस्ट पेपर लेकर आए हैं, रिटेल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन का। इग्नू के अंदर जो ओल्ड वाले बीबीए वाले बच्चे हैं या फिर न्यू वाले हैं, उनका कोड बस अलग हुआ है, टॉपिक सारे सिमिलर हैं, कोई भी बदलाव नहीं है। तो अगर आपका कोड, मैं यहाँ कोड मेंशन कर देती हूँ कि अगर आपका कोड जो है वो BRL 003 है, या फिर आपका कोड 104 है, या फिर 108 है, सारी सब्जेक्ट के जो आंसर्स हैं वो यही हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है, अगर आपके सब्जेक्ट का नाम में अगर रिटेल मैनेजमेंट आता है ओनली, या फिर पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, या फिर यही है, तो समझ लेना यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में 100% गारंटी के साथ दिखाई देंगे। पेपर यहीं से आप लोगों का बन जाएगा। हमें लिमिटेड क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट की वजह से पीडीएफ थोड़ी लंबी हो जाती है, बट शॉर्ट नोट उन बच्चों के लिए जो 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक ही वीडियो बनाती हूँ और ये पूरी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा लगेंगे तो आप कोई भी 4 या फिर 5 या फिर 7-8 क्वेश्चन करके जा सकते हो, अगर सिर्फ पास होना है तो। और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो शॉर्ट नोट भी कवर करके जाना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है लीडरशिप के ऊपर, ठीक है। तो लीडरशिप होती क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लीडरशिप से पहले हम सब्जेक्ट के नाम को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट का नाम क्या है। सब्जेक्ट का नाम है रिटेल मैनेजमेंट। तो देखो भाई, रिटेल जो भी होता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी रिटेल के ऊपर, तो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना, और बीबीए वाली प्लेलिस्ट में जून 2026 में मिल जाएगी वो। तो बेसिकली जो रिटेल होता है, रिटेल को मैनेज करना, तो रिटेल मैनेजमेंट कहलाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी चीज़ें दी गई हैं। तो रिटेल आप लोगों को पता है, जो एक दुकानदार होता है जो हमें एक पर्टिकुलर एक सामान, 2 सामान या फिर कोई भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट या फिर 2 प्रोडक्ट भी दे देता है, तो उसे हम रिटेल कहते हैं। यही किताब में हम पढ़ेंगे, बिज़नेस से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक तो ऐसे पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, जो कि हमने ऑलरेडी पहले बिज़नेस स्टडीज़ में पढ़े हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, लिसनिंग हो गया, कम्युनिकेशन बैरियर्स हो गया, रिटेल की इमेज होगी, मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं बिजनेस स्टडीज में। बस वही क्वेश्चन हमसे पूछे गए और यही हमारे रिटेल मैनेजमेंट के पार्ट हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है लीडरशिप का, कि लीडरशिप एक्चुअल में है क्या, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसका क्वेश्चन पेपर पहले सर्च किया है या फिर नहीं किया है। तो जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार इसके क्वेश्चन पेपर को भी मैं डिस्कस कर लूँगी, ताकि जिन बच्चों ने नहीं देखा वो भी एक बारी जो है अच्छे से इसको जो है एक बारी देख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं, जिन बच्चों ने इसके असाइनमेंट भी बनाए होंगे उनको आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी दिखे होंगे आपको। साथ ही साथ आपको जो है प्लान से रिलेटेड या फिर स्टाफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन लीडरशिप के ऊपर आता है। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉइज को इन प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय को जो है इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो काम करे, उसको अच्छे से गाइड किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट दे वर्क विलिंगनिंग एंड इफेक्टिवली टूवर्ड्स अचीविंग बिजनेस गोल। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय काम तभी अच्छे से करता है जब उसको मोटिवेशन मिलेगा, गाइडिंग मिलेगी, तो वो दिल से काम करेगा, मेहनत भी करेगा, और साथ ही साथ अपने सेल्स के टारगेट को भी अचीव करेगा, कस्टमर को भी अच्छे से सामान दिखा देगा। दुकानदार जो होता है वो गल्ले पे बैठता है, जो काउंटर होता है उस पे बैठता है, लेकिन सामान दिखाने का काम तो किसका होता है, एम्प्लॉय का होता है। तो उसी एम्प्लॉय को यहाँ पे जब अच्छे से काम जो है वो आता होगा, तो वो सेल्स को टारगेट करेगा, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करेगा, और एक तरीके से वो कब होता है, जब मालिक उसको खुश रखेगा, उसको लीड करेगा, उसको गाइड करेगा। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हैं। लीडरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं, यानी कि नेचर बोलूँ, कैरेक्टरिस्टिक बोलूँ, तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस ही यही आता है कि भाई ये इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस बेस्ड प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो है लीडरशिप इज नॉट फोर्स अथॉरिटी बट द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर विलिंगली एंड पॉजिटिवली, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी लीडरशिप के फीचर्स हैं वो सबसे पहला यही है, ये इन्फ्लुएंस बेस्ड प्रोसेस होता है, क्योंकि डेफिनेशन में भी लिखा है।
लीडरशिप जो होती है नॉट फोर्स अथॉरिटी, वो फोर्स नहीं होती किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, बट एक एबिलिटी होती है जो कि एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करती है काम करने के लिए, सही से काम करने के लिए और पॉजिटिवली माइंड सेट करने के लिए। गोल ओरिएंटेड अप्रोच होती है, जितने भी लीडरशिप के जो एफर्ट्स होते हैं टूवर्ड्स डायरेक्ट अचीविंग रिटेल ऑब्जेक्टिव सच एज सेल्स का बढ़ना और क्वालिटी का अच्छा होना, कस्टमर कंप्लेन का कम होना, तो ये भी एक लीडरशिप की ही फीचर्स हैं। आप खुद सोचो कि अगर आप कोई एम्प्लॉई जो है, अगर आप भी किसी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहाँ पे अगर आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा उनके लिए काम करने का, और जो कस्टमर आ रहे हैं उनको आप अच्छे से डील भी करोगे, और कंटिन्यूअस प्रोसेस ये चलता रहेगा। और फेस्टिवल पे जैसे लीडरशिप रिक्वायर होती है एवरीडे इन रिटेल ऑपरेशन में ज़रूरी होती है, जैसे पर्क आवर्स हो गए, फेस्टिवल हो गया, रेगुलर स्टोर फंक्शनिंग होगी, जो स्टोर के जितने भी रेगुलर फंक्शंस होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। सिचुएशनल नेचर होता है, ह्यूमन के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। किसका लीडरशिप डिपेंड करती है हेविली ऑन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, मोटिवेशन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन ही बता देता है कि सेल्स कितनी टारगेट होने वाली है, क्योंकि मैनेजर अगर अच्छे से एम्प्लॉय से बात करेगा, उसके उसका ट्रस्ट बनाएगा, मोटिवेट करेगा, उसको इमोशनली सपोर्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं जो है लीडरशिप काम करती ही करती है। सो इस तरीके से जो आप अब एग्जाम में लिख सकते हैं। सो लीडरशिप के यहाँ पे कुछ स्टाइल हैं, जैसे कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, डेमोक्रेटिव है, एंड ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांजिशनल है। ये भी आपने पहले से पढ़े होंगे, कोई दो भी आप कर सकते हो, सफिशिएंट है, दो तीन भी सफिशिएंट है। जैसे कि यहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, जैसे मैनेजर मेक ऑल डिसीजन इंडिपेंडेंटली विदाउट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ये कह रहा है मैनेजर सारे डिसीजन अपने दम पे ले लेता है बिना एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट के, तो उसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलेंगे। दिस इज यूजफुल इन इमरजेंसी, ये इमरजेंसी के केस में और जब क्विक डिसीजन लेने हो तभी होता है। जैसे आ स्टोर मैनेजर सडनली चेंजिंग डिस्काउंट प्राइस ड्यूरिंग अ फ्लैश सेल, कि भाई स्टोर मैनेजर को अचानक ही डिस्काउंट प्राइस जो है बदलना पड़ा फ्लैश सेल के अकॉर्डिंगली, तो उसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलेंगे। अब जैसे इसके अंदर डेमोक्रेटिव लीडरशिप है, इसमें एम्प्लॉय आर इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग विच इंक्रीजेस मोटिवेशन एंड टीम वर्क। फॉर एग्जाम्पल स्टाफ डिस्कसिंग वीकली सेल्स स्ट्रेटजी टुगेदर, कि डेमोक्रेटिक नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे एम्प्लॉय को भी जो है मैनेजर अपने साथ ले लेता है और मोटिवेशन उससे इम्प्रूव होता है, कि भाई एम्प्लॉय को लगता है कि मेरा भी कुछ योगदान है, मेरे से भी कुछ पूछा जा रहा है, मेरी भी राय पूछी जा रही है। तो जो स्टाफ होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में सेल्स स्ट्रैटेजी के बारे में एक साथ मिलके, तो वो क्या हुआ, डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो आप कोई भी दो लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। लीडरशिप के कुछ फायदे क्या हैं, तो देखो भाई लीडरशिप का सबसे पहला फायदा ही यही है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, एंगेज होता है काम में, और जब वो काम में एंगेज होगा तो उसका काम इम्प्रूव होगा, सेल्स अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी तो वहाँ का वातावरण अच्छा होगा, और डिसीजन मेकिंग में भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो एक पॉइंट के एक बाद अपने आप ही आंसर निकलते रहते हैं, अगर एक पॉइंट समझ आ जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। लीडरशिप की कुछ बुराई भी है, जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो क्रिएटिविटी को कम करती है और एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को भी कम करती है, जो हमने अभी ऊपर समझा। और अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है तो एम्प्लॉय का टर्नओवर भी जो है, पुअर लीडरशिप कैन लीड्स टू हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, तो इस तरीके से है। ओवर डिपेंडेंस ऑन लीडर रिड्यूस एम्प्लॉय इनिशिएटिव, यानी जो ओवर डिपेंडेंस होती है वो जो लीडर की, वो रिड्यूस हो जाती है एम्प्लॉय इनिशिएटिव में। यानी रॉन्ग लीडरशिप स्टाइल भी जो होता है स्टोर की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफेक्ट डालता है। एक्सेस कंट्रोल में कैन स्ट्रेस अमंग एम्प्लॉय, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने से जो क्या होता है, एम्प्लॉय को ये लगता है कि मेरे पे स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। सो इस प्रकार से है, और इसका एक एग्जांपल भी दिया गया तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि जो रिटेल स्टोर मैनेजर होता है वो इंसेंटिव जो है या फिर एम्प्लॉय को जो ऑफर कर रहा है, हु अचीव द हाईएस्ट मंथली सेल मोटिवेट स्टाफ टू परफॉर्म बेटर एंड इंक्रीज ओवरऑल स्टोर रेवेन्यू। कि अगर यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि अच्छी सेल्स हो रही है तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो एम्प्लॉय को जो है एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने में या उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो एक्स्ट्रा देता है तो इससे मोटिवेटेड फील करेगा एम्प्लॉय, और काम भी ढंग से करेगा और मेहनत से करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है,
सो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फॉर्मल सिस्टम ऑफ अरेंजिंग रोल्स, कि एक तरीके से जो है रोल्स को यहाँ पे फॉर्मल सिस्टम ऑफ अरेंजिंग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी लेवल कम्युनिकेशन फ्लो विद इन अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, की जो रिटेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, उसमें फॉर्मल तरीके से जो भी चीज़ें अरेंज हो रही हैं, रोल है, चाहे वो किसी की जिम्मेदारी है, चाहे वो अथॉरिटी लेवल है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये डिफाइन करता है हाउ टास्क आर डिवाइडेड, कि टास्क को किस तरीके से डिवाइड किया गया और उसको कौन कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, वो सब चीज़ें आती है। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें आता है हायरार्की सिस्टम। हायरार्की सिस्टम के अगर बारे में बात करूँ तो क्लियर लेवल ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टोर लेवल एम्प्लॉय, यानी कि यहाँ पे जो क्लियर लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है वो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट से लेके स्टोर लेवल एम्प्लॉयज तक काम करती है, जिसको हम हायरार्की सिस्टम कहते हैं, जो चेन बाय चेन, जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलती है। क्योंकि नाम से ही क्लियर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो काम हो रहा है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, ना कि किसी को किसी से बात करनी है वो सब ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में चीज़ें चलती हैं और काम भी बंटवारे में हो जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी वर्क इज डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन एंड रूल, कि हर एक एम्प्लॉय की अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है, अपनी एक कला होती है, उसके हिसाब से उसको काम बांटा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो जो पियोन है उसको जो है अकाउंट्स का काम दे दें और जो अकाउंटेंट आया उसको जो है हम लोग बोल दें कि चाय बना दे, ऐसा नहीं होता कभी भी। जो उसका काम है, जो उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, उसके हिसाब से उसको काम बंटवारा बाँट दिया जाएगा। डिफाइन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एवरी एम्प्लॉय नोज़ देयर रिपोर्टिंग मैनेजर, और हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए उसका रिपोर्टिंग मैनेजर है कौन, तो वो पहले से डिफाइंड होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन सिस्टम रहता है, यानी कि इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग बिटवीन डिपार्टमेंट लाइक सेल्स, एचआर, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जैसे स्कूल के अंदर होता है, स्कूल के अंदर जो एक क्लास टीचर होती है उसके अदर सब्जेक्ट्स के टीचर के साथ भी कोऑर्डिनेशन रहता है कि बच्चा किस प्रकार से कर रहा है, फिर फाइनल मार्कशीट बनाने के लिए भी टीचर को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से है, इसके कुछ फ़ायदे और बुराइयाँ भी हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि प्रोवाइड क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरीके से जो रोल और जिम्मेदारियां हैं वो क्लैरिटी से प्रोवाइड होती हैं, साफ दिखाई देती हैं, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, और जो काम डुप्लीकेशन वाला होने वाला है, कंफ्यूजन, वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसका जिसको काम साझे उसको वो दे दिया जाता है। साथ ही साथ इसकी बुराई रहती है क्योंकि कैन बिकम रिजिड एंड लेस फ्लेक्सिबल, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है जो भी रिजिड होता है एंड कम फ्लेक्सिबल होता है। डिसीजन मेकिंग भी जो होती है हायरार्की सिस्टम में थोड़ी स्लो चलती है, क्योंकि वो चेन वाइज चलती है, एंड कम्युनिकेशन गैप भी रहता है डिपार्टमेंट के बीचों बीच। तो ये आप जो है लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही देना है। नेक्स्ट आता है लिसनिंग। क्या होता है लिसनिंग? एक ऐसा एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ रिसीव करते हैं, समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं मैसेज के द्वारा बोल करके। क्योंकि आप किसी की बात, अगर लिसनिंग का मतलब है कि अगर आप कुछ सुन रहे हो तो उसको बोलोगे तभी, जब आप पहले उसकी बात को समझोगे, इंटरप्रेट करोगे, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो, तो उसे आप लिसनिंग कहते हो। और साथ ही साथ ये एक्टिव, पैसिव, सिलेक्टिव होती है। एक्टिव में क्या होता है, फुल्ली फोकस किया जाता है, लिसनिंग विद फीडबैक एंड कंफर्मेशन। आप फीडबैक के साथ उस चीज़ को जो है फुल्ली फोकस करते हो, सुनते हो और फिर कंफर्म करते हो, कि एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। पैसिव में क्या होता है, हियरिंग विदाउट फुल अटेंशन, पूरे अटेंशन के साथ आप नहीं सुनते हो, ठीक है, हियरिंग विदाउट फुल अटेंशन, ठीक है। सिलेक्टिव में क्या होता है, लिसनिंग ओनली टू सिलेक्टेड पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ पे सुनते हो, सिलेक्टेड पार्ट ही आप सुनते हो। तो इस प्रकार से आप जो है वहाँ पे लिख सकते हो। साथ ही साथ इसका एक एग्जांपल से इसको समझो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएँगी। जैसे अ कस्टमर आस्क्स फॉर बजट फ्रेंडली स्मार्टफ़ोन एंड द सेल्स पर्सन केयरफुली लिसन बिफोर सजेस्टिंग अ सूटेबल मॉडल विद इन द कस्टमर प्राइस रेंज। यानी कि क्या होता है, जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सेल्स पर्सन तो जितने हमारे ध्यान से बात सुनता है, उसको सुनना पड़ता है, क्योंकि उसके मालिक ने उसको बोला है कि मुझे नहीं पता, मेरे को टारगेट पूरा करके दो। तो इसीलिए कस्टमर जो है, जो सेल्स पर्सन है, वो आपकी बात ध्यान से सुनता है। यानी अगर किसी कस्टमर ने पूछा है कि बजट फ्रेंडली स्मार्टफ़ोन बताओ, तो वो उसके हिसाब से उसके बजट के अकॉर्डिंग उसको बता देता है। और भी आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। 4th क्वेश्चन आता है इंटरकल्चर सेंसिटिविटी। तो इंटरकल्चर सेंसिटिविटी एक एबिलिटी है जिसमें चीज़ों को रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, रिस्पेक्ट एंड अडैप्ट टू कल्चर डिफरेंस अमंग कस्टमर एंड एम्प्लॉइज इन रिटेल इन्वायरमेंट, की जो हमारा रिटेल का जो वातावरण है उसके अंदर जो भी कस्टमर हैं या फिर जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनके बीच में जो कल्चर डिफरेंस जो हो रहा है, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंड, अडैप्ट जो करी जा रही है, वो इंटरकल्चर सेंसिटिविटी को दिखाता है।
एक तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है कि इसका कोई एग्ज़ाम्पल, हाँ, मिल गया। सो अ रिटेल स्टोर ग्रीटिंग इंटरनेशनल कस्टमर इन कल्चरली एप्रोप्रिएट मैनर एंड रिस्पेक्टिंग द कस्टम इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी, कि एक तरीके से ये बताना चाहता है कि जो हमारा रिटेल स्टोर होता है वो एक तरीके से इंटरनेशनल कस्टमर को ग्रीटिंग दे रहा है और एक एप्रोप्रिएट मैनर में दे रहा है, जिससे कि उनके कस्टम को रिस्पेक्ट मिल रही है और कस्टमर का एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव हो रहा है और लॉयल्टी भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से जो है आप इसका एग्जाम्पल वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इन रिटेलिंग। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड इन रिटेल एनवायरनमेंट। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है लोगों के बीच में, एक डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से अगर कोई है तो उसे हम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि कस्टमर एंड एम्प्लॉय कम फ्रॉम डाइवर्स कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, क्योंकि अगर कोई कस्टमर या एम्प्लॉय आ रहा है वो दोनों ही अपने अपने कल्चर बैकग्राउंड से होते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। तो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है, यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, कल्चर अवेयरनेस भी ज़रूरी होती है, पता होनी चाहिए, लैंग्वेज अडेप्टेबिलिटी की भी ज़रूरत रहती है और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फेक्शन पे फोकस किया जाता है एंड बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इन रिटेलिंग, ये तो हमने कर ही लिया था। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कस्टमर कम्युनिकेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का, कि जो कस्टमर का कम्युनिकेशन होता है वो रेफर करता है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन रिटेल एम्प्लॉयज एंड कस्टमर टू अंडरस्टैंड नीड, सॉल्व प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सर्विसेज। यानी कस्टमर कम्युनिकेशन कैसा रहता है कि अगर जो भी वो शॉप पे जाता है या कहीं भी आउटलेट पे जाता है, तो कस्टमर के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, किसके बीच में, रिटेल एम्प्लॉयी के बीच में और कस्टमर के बीच में, ताकि जो ज़रूरतें हैं कस्टमर की वो समझ सकें हम और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और एप्रोप्रिएट सर्विस उनको प्रोवाइड की जा सके। जैसे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं, ये आपके फीचर्स में भी लिखे जा सकते हैं, जैसे कि सिंपल एंड क्लियर एंड पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, मेंटेन रिस्पेक्टफुल टोन एट ऑल टाइम, हर टाइम पे जो टोन है वो एक रिस्पेक्टफुल मेंटेन करनी चाहिए, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड पेशेंस उसमें होना चाहिए, जो भी यहाँ पर रिटेल एम्प्लॉय की बात हो रही है, प्रैक्टिस प्रोवाइड क्विक एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स देना चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना चाहिए। तो ये रहता है और साथ ही साथ इसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, क्योंकि दो लोग ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अकेला जो इंडिविजुअल है वो क्या ही कम्युनिकेशन करेगा। कस्टमर का सैटिस्फैक्शन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर यहाँ भगवान का रूप है। कस्टमर का जो इंटरैक्शन है वो शॉपिंग प्रोसेस के दौरान जो है वो कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होना चाहिए। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इसमें आती है। साथ ही साथ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो इंक्रीज़ हो जाता है तो लॉयल्टी अपने आप हो जाती है और जैसे ही कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है तो वो बार-बार जो है हमारी दुकान पे, रिटेल शॉप पे आता रहता है एंड सेल्स परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लेंट भी कम हो जाती है। जब हम उसकी बात सुनते हैं, अगर उसको कोई डिफ़िकल्टी है वो भी सॉल्व कर देते हैं, ब्रांड इमेज भी इससे एनहांस होती है और कस्टमर रीअटेंशन भी इससे इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर जो है इसके डीमेरिट्स भी बताए हैं, जैसे पुअर कम्युनिकेशन के जो हैं डीमेरिट्स हैं, सबसे पहला कन्फ्यूज़न्स इससे क्रिएट होती है, डिससैटिस्फैक्शन होता है, कस्टमर का ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है, फिर वो दोबारा नहीं आता है। लॉस ऑफ सेल अपॉर्च्युनिटी भी इसका एक कारण है, क्योंकि जब कस्टमर बार-बार रिपीटली नहीं आएगा, उसके साथ हम कम्युनिकेशन अच्छा नहीं करेंगे, तो यानी कि सेल्स ग्रोथ कम हो जाएगी और नेगेटिव रिव्यू देगा और रेपुटेशन भी इश्यू क्रिएट होती है उससे। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि सेल्स पर्सन क्लियरली एक्सप्लेनिंग प्रोडक्ट वारंटी एंड रिटर्न पॉलिसी हेल्प बिल्ड कस्टमर कॉन्फिडेंस। सेल्स पर्सन का काम ही क्या होता है, क्योंकि देखो जब दुकान या कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन चलानी होती है तो सेल पर्सन ही जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है, जो मालिक का रोल प्ले करता है सेल्स पर्सन ही होता है। वो प्रोडक्ट की वारंटी अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर लेगा, उसकी पॉलिसी, उसकी रिटर्न पॉलिसी के बारे में भी कस्टमर को अच्छे से बताएगा, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस उसी टाइम बिल्ड हो जाता है और उसी टाइम वो उस प्रोडक्ट को बाय भी कर लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओमनी चैनल्स एंड ट्रेंड्स क्या होते हैं? तो देखो भाई सबसे सिंपल बात तो ये है कि ओमनी चैनल जो होता है एक तरीके का रिटेलिंग इज़ अ मॉडर्न रिटेल स्ट्रैटेजी दैट इंटीग्रेट online and offline channel to provide a seamless and consistent shopping experience across all pattern। यानी कि ये एक तरीके का मॉडर्न रिटेल स्ट्रैटेजी आप इसको कह सकते हो जिसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल्स होते हैं जो कि एक सीमलेस एंड कंसिस्टेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। जैसे कि इसमें हम थोड़ा इसको एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद हम इसके मेरिट डिमेरिट्स पे आएंगे। A customer can order a product online from Flipkart and return it at a nearby offline partner store। यानी एक पर्सन ने, एक कस्टमर ने जो है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मंगवा लिया था एंड उसको रिटर्न भी कर दिया। रिटर्न कहाँ जाके किया उसने? ऑफलाइन पार्टनर स्टोर जो कि उसके नियर बाय है, वहाँ जाके उसने उसको वापस कर दिया। तो ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जिसको हम ओमनी चैनल्स कहते हैं। और एक तरीके से इसका फ़ायदा क्या है? ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कस्टमर को, सेल्स एंड कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई होता है। कस्टमर भी इसमें एंगेज होता है क्योंकि उसके पास दोनों बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट भी इससे बिल्डअप होता है। साथ ही साथ इसकी बुराई क्या है? बुराई ये है कि इसमें मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट थोड़ी हाई होती है क्योंकि जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है उतना ज़्यादा जो है हमें पे ऑफ करना होता है। सो एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड सिस्टम यहाँ पे होता है। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क भी थोड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि डाटा लीकेज होने की थोड़ी प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है बना के लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट नोट है, ये आप जो है कर भी सकते हो, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। जितने भी हैं यहाँ पे पार्ट्स ये शॉर्ट नोट वाले हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? और जो पास होना चाहते हैं वो इन क्वेश्चन को स्किप कर देना। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे आते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। वैसे तो हमने ये बहुत बार पढ़ा है, जब हम बिजनेस स्टडीज की किताब पढ़ते हैं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी थ्योरी है जो कि डेवलप करी गई थी किसके द्वारा? विंसलो टेलर के द्वारा ये करी गई थी। इन शॉर्ट इसको टेलर बोलते हैं। विच फोकस ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब अप्रोचेस। यानी कि इनका कहना था, टेलर का कहना था, वो फ़ोकस करते थे कि जो हमारी एफ़िशिएंसी है या जो प्रोडक्टिविटी है इन द वर्क प्लेस, जहाँ पे भी काम हो रहा है, वहाँ पे जो एफ़िशिएंसी है या प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने पे फ़ोकस किया जाए, ठीक है? बजाए कि ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब अप्रोचेस के, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया इन डिटेल इट इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस। देखो भाई सिंपल सी बात है, किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं बट हम समझ भी लेते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि ये हमें चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। तो देखो भाई सबसे पहली बात तो यही है कि हम ऑल ओवर रिटेल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस इससे इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ वेस्टेज ऑफ टाइम भी इससे कम होता है और कस्टमर सर्विस एफिशिएंसी भी इससे बढ़ जाती है। सो इसीलिए यहाँ पे हमें चीज़ें पढ़ाई गई हैं और यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के बताए गए हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी वर्क शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस। यानी जो काम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एक साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड है या फिर एनालिसिस पे बेस्ड है। डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो काम का बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है। टास्क आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ही उसको टास्क देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब आपने देखा होगा अक्सर कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ होती हैं, डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो एक लेवल तक ही सीमित होती हैं क्योंकि उनकी कंपनी के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल होता है, उसी से सारे काम करवाए जाते हैं। तो वो एक लिमिट सेट हो जाती है, ठीक है? यानी कि जो काम में वो स्पेशलाइज़ नहीं भी है, उससे वो काम भी करवाया जा रहा है, ठीक है? और एमएनसीज़ आज क्यों ग्रो कर रही हैं? क्योंकि वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को उसके स्पेशलाइज़ेशन के हिसाब से उसको टास्क दिया जाता है, इसीलिए हमारे काम में ग्रोथ होती है, साथ में ऑर्गनाइज़ेशन तो ग्रो करती है, यानी कि डिवीज़न ऑफ वर्क पे भी बात होती है। नेक्स्ट इज़ हार्मनी नॉट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉइज़ एंड मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। कि जब हम एम्प्लॉयी और मैनेजमेंट के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो थोड़ा सही होना चाहिए और वो इम्पोर्टेंट भी है। विदाउट कोऑर्डिनेशन के ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती। मैक्सिमम आउटपुट से मतलब है कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी को अचीव करने पे होना चाहिए विद मिनिमम एफर्ट। यानी कि हमें स्मार्ट वर्क करना है मिनिमम मिनिमम एफर्ट्स के साथ। हमारा एफर्ट कम होना चाहिए और प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन्ड साइंटिफिकली, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेंड किया जाना चाहिए। देखा होगा आपने, जब हम किसी भी एक छोटी से छोटी नौकरी भी करने जाते हैं, वहाँ पे भी हमें काम को सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, चाहे 2 दिन की ही ट्रेनिंग क्यों ना हो। डिपेंड करता है हमारे कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं। अगर हम एमएनसीज़ में जा रहे हैं या फिर हमारे को कोई आईटी कंपनी में बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग थोड़े अलग लेवल की होती है। स्टैंडर्डाइजेशन में आता है यूनिफॉर्म मेथड फॉर टास्क लाइक बिलिंग एंड कस्टमर सर्विस। इसके फीचर्स वही हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, इससे बन जाएँगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ इसकी अच्छाई क्या है, यानी कि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि रिटेल ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है, टाइम एंड रिसोर्सेज़ का वेस्टेज कम होता है, क्योंकि काम को उसी के हिसाब से ही बाँटा गया है जो उसके पास स्पेशलाइज़ेशन है। अब जैसे मान लो कोई अकाउंटेंट है और उसको अकाउंट्स का काम ही देना चाहिए, ये नहीं उसको बोलेंगे चल भई चाय बना दे, और जो चाय बनाने वाला पर्सन है उसको ये नहीं बोलेंगे कि आ जाओ और अकाउंट्स का काम सँभाल लो, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो यानी कि हम उसके उसके मुताबिक, यानी कि जो भी उसके क्वालिटी है उसके हिसाब से उसको काम जो है देंगे। एंड एम्प्लॉयी की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करता है। बुराई क्या है इसकी, यानी कि ये ह्यूमन के इमोशन एंड क्रिएटिविटी को इग्नोर करता है। यहाँ पे इमोशन पे कोई बात नहीं होती और ना ही क्रिएटिविटी को भी इग्नोर किया जाता है। कैन लीड टू स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रिक्ट टारगेट। अगर किसी एम्प्लॉयी को टारगेट बहुत स्ट्रिक्ट दे दिए जाते हैं तो उसको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जो कि आजकल मोस्टली कंपनीज़ में आपने देखा होगा कि जो मालिक होता है उसको अपने काम से मतलब होता है, उसको लगता है कि मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे सेल्स चाहिए, तो उस सेल को बढ़ाने के चक्कर में कुछ टारगेट दिए जाते हैं जो कि एम्प्लॉयी पूरे करता है। तो उसी टारगेट को पूरे करने के चक्कर में काफ़ी एम्प्लॉइज़ को स्ट्रेस हो जाता है। आपने काफ़ी सारी न्यूज़ भी सुनी होंगी कि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं कुछ-कुछ कंपनीज़ में जिनको स्ट्रेस की वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं और उन्होंने अपनी कंपनीज़ वगैरह स्विच कर दी थी। सो नॉट सूटेबल फॉर हाइली डायनामिक सिचुएशन में ये सूटेबल नहीं होता है। समरी आप लोग लिख सकते हैं। एंड उसके बाद जो आता है वो आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डिटेलिंग, कि अगर हमें किसी चीज़ का डिसीजन लेना होता है तो हम किस प्रकार से लेते हैं। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग जो होती है वो हर लेवल पे ज़रूरी होती है। चाहे हम किसी फैमिली के अंदर भी रह रहे हैं या फिर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, हर इंडिविजुअल को, हर एक मैनेजर को जो है डिसीजन मेक करना पड़ता है, एक टाइम पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो यहाँ पे लिखा है डिसीजन मेकिंग इन डिटेल की अगर बात करूँ, तो प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर और एम्प्लॉयी सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग अवेलेबल ऑप्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम और इम्प्रूव ऑपरेशन, कि हमें ऑपरेशन को अगर इम्प्रूव करना है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो जो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, हम उसको चुन लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को पहचानना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हम रिटेल के प्रोसेस में बात करें तो रिकॉग्नाइजिंग इश्यूज लाइक लो सेल और कस्टमर कंप्लेन। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रही है तो आपने देखा होगा जब वो सेल कम होने लगती है तो हम थोड़ा ध्यान देने लगते हैं, हमें प्रॉब्लम समझ आती है कि सेल पहले के मुताबिक कम क्यों हो गई है, कस्टमर क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, यानी कि हमारे कोई प्रोडक्ट में दिक्कत है या हमारा सेल्स पर्सन अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा या फिर सेल्स कम क्यों हो रही है। उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, यानी कि डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा कहाँ-कहाँ से इकट्ठा हो सकता है, मार्केट से, कस्टमर से, परफॉर्मेंस से। हमारी परफॉर्मेंस पहले कैसे चल रही थी, अब कैसे चल रही है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, तो वो सारी डेटा हम इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि हमारी सेल गिर रही थी। फिर अल्टरनेटिव डेवलप होते हैं, डेवलपिंग अल्टरनेटिव यानी कि पॉसिबल सॉल्यूशन हम निकालते हैं। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, यानी कंपेयरिंग ऑप्शन बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट इम्पैक्ट, यानी कि हम ऑप्शन जो हमारे पास होते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट के मुताबिक, बेनिफिट के हिसाब से और इम्पैक्ट के हिसाब से क्या-क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। एंड उसके बाद हम बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं, मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालते हैं और रियल ऑपरेशन में उसको अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं रिजल्ट और फ्यूचर डिसीजन के लिए इम्प्रूव करते हैं। अब इसका एक छोटा-सा एग्जांपल हो सकता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कोई दुकानदार है, उसका छोटा-सा मैं एग्जांपल लेती हूँ इन रिटेल ऑपरेशन, कि मान लो कि उसका कस्टमर जो 4-5 कस्टमर हैं, जो कि उनको कंप्लेन कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, एक्सपायर्ड है या फिर आपने बहुत महँगा दिया, व्हाटएवर कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर दुकानदार ही ना सुने,
तो उसके कस्टमर वहीं गिर जाते हैं, यानी कि उसकी सेल्स कम हो जाएगी। और उस अगर उसको लगता है कि मुझे अपने बिज़नेस को ऑनगोइंग चलाना है, कंटिन्यू करना है एंड एक टाइम पे फ्यूचर डिसीज़न को इम्प्रूव भी करना है, तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उनकी राय जानेगा कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और उसका बेस्ट अल्टरनेटिव निकाल के वो दे देगा। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये फेजेस थे जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अपना एक अलग एग्जाम्पल दिया, वैसे एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, जो मैंने अभी दिया वो रैंडम था। अब जो इसमें लिखा है वो देखते हैं। अ रिटेल मैनेजर आइडेंटिफाइंग लो सेल, एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक एंड इंट्रोड्यूसिंग डिस्काउंट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यानी कि यहाँ पे भी बात वही है, एक रिटेल मैनेजर ने पहले तो ये पहचाना कि सेल पहले के मुताबिक कम क्यों हो गई है। फिर उसके बाद कस्टमर की राय जानी, फीडबैक जाना कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर उसके बाद उसने कुछ डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करे ताकि परफॉर्मेंस को पहले के मुताबिक जो है इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है? तो इनका एग्ज़ाम्पल ये था, जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंट्रोल प्रोसेस विद रिटेल एग्जांपल। कंट्रोल प्रोसेस रिटेल refers to monitoring and regulating activity to ensure that the actual performance match with planned objective। ये कंट्रोलिंग का ही एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को ना मैच किया जाता है प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स के साथ। उसी को हम कंट्रोल प्रोसेस या कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है? अब मैं इसको एक, इन्होंने कौन सा एग्जांपल दिया पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना एक एग्जांपल दूंगी। अ स्टोर ट्रैकिंग डेली सेल्स टारगेट एंड इम्प्रूविंग स्टाफ ट्रेनिंग इफ टारगेट आर नॉट मेट। यानी कि यहाँ पे एक स्टोर ट्रैकिंग ने डेली सेल टारगेट जो है उसको ट्रैक किया कि कितनी सेल्स का क्या क्या टारगेट है, उसको ट्रैक करो। उसके बाद स्टाफ को जो है ट्रेनिंग दी जाए ताकि जो टारगेट है वो भी पूरे हो जाएं। ठीक है? सो यहाँ पे जो है इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है, इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जब मैंने बिजनेस स्टडीज पढ़ाई थी क्लास 11th में, तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो उसमें क्या है कि मान लो कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं और आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मेरे को 5 घंटे पढ़ाई करनी है, और फिर आपने सोचा कि मेरे 90% मार्क्स आ जाएंगे। दैट मीन्स आपका यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने प्लान्ड किया, यानी आपका उद्देश्य सेट था। बट जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आया तो आपकी परसेंटेज आई 85%। यानी कि 10% का जो गैप आया है वही कंट्रोलिंग बताता है। यानी कि प्लान्ड परफॉर्मेंस को आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है। एक्चुअल मतलब जो आपका बोर्ड का रिजल्ट था, और जो प्लान्ड था वो अभी आपको मैंने बताया जो कि 90% का था, 90-95% का। सो स्टेप क्या है कंट्रोल प्रोसेस के, कि सेटिंग स्टैंडर्ड, हमें अपने स्टैंडर्ड को सेट करना पड़ता है। अब जैसे कि कंपनी में क्या होता है, हमारे को अपनी सेल पे काम करना होता है। सेल गोल का जो टारगेट है वो पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए कि इतने टाइम में इतनी सेल हो जानी चाहिए। मेजरिंग परफॉर्मेंस यानी कि कलेक्टिंग एक्चुअल डेटा फ्रॉम सेल ऑपरेशन, उसके बाद गैप का पता लगाना, और जैसे ही गैप के बारे में पता चल जाए उसको फिक्स कर देना, ट्रेनिंग दे देना एम्प्लॉइज को। और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, एम्प्लॉय अगर ढंग से सेल्स नहीं कर पा रहा, तो आजकल की जो कंपनीज होती है आपने देखा होगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि अपने टारगेट को अचीव करना है और इतने दिनों में करना है तो ही आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको कंपनी से बाहर कर देंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एचडीएफसी का। एचडीएफसी बैंक के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको वहाँ पे जॉइनिंग के टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब वो 15 या 20 दिन या महीना हो जाता है उसके बाद उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको करंट अकाउंट खोलने ही खोलने हैं, और नहीं खोलोगे तो आपकी सैलरी पे इम्पैक्ट आएगा और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो फिर वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय अपने रिश्तेदारों को पकड़ते हैं और इधर-उधर लोगों को ढूँढते हैं ताकि वो करंट अकाउंट खुलवाएँ और उनका टारगेट अचीव हो। टारगेट अचीव होगा दैट मीन्स उनको यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। सो फीचर क्या, कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम है और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे ये बेस्ड होता है। करेक्टिंग डेविएशन यानी जो गैप्स आ जाते हैं उसको करेक्ट करने का भी मौका यहाँ मिल जाता है। ये फीचर्स आप मेरिट डिमेरिट्स बना सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो आता है, जो सेम सेम होगा वो मैं स्किप कर दूंगी। ठीक है? ये रिटेल आउटलेट वाला ये छोड़ दो आप। उसके बाद
रिटेलिंग वाला प्रोसेस मैंने ऊपर करवा दिया था, ये भी छोड़ दीजिए। कम्युनिकेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इन रिटेल रेफर्स टू एक्सचेंज, ये भी शायद मैंने करा दिया आई थिंक। एक बार देख लेते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो गया होगा तो मैं स्किप करूंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसलिए भी डाले गए हैं। हाँ, ये रहा कम्युनिकेशन। नहीं नहीं, वेट वेट, कम्युनिकेशन। ये रहा, ये रहा। कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को वैसे तो ऑलरेडी अच्छे से करा भी दिया, छोड़ दो, वैसे ही लगभग उसी टाइप का है ये। कम्युनिकेशन, लीडरशिप भी हो गया था, कंट्रोल हो गया है। ओमनी चैनल्स तो हो गया है। मैनेजमेंट, वैसे तो मैनेजमेंट हो गया था, बट आपको मैं शॉर्ट में करा देती हूँ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पोस्ट डीसी से आप इसको याद रखें। पोस्ट डीसी, पोस्ट डीसी बोले तो सबसे पहले अगर मैनेजमेंट क्या है, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उसकी ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। यानी कि इंसान, पैसा और फिजिकल, फिजिकल बोले तो यहाँ पे जितनी भी सारी इक्विपमेंट्स हैं या जो भी हैं, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में। और उनका गोल क्या होता है, बिजनेस का गोल क्या है? प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ करना। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है जिसका फोकस सेल और प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है, क्योंकि बिजनेस किया ही किस लिए जा रहा है? सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ होगी। ठीक है, और ये कंटिन्यूस होता है, रुकता नहीं है। और इसमें फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स के कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके फायदे क्या हैं? इसका फायदा है कि ये स्मूथ, एक तरीके से इंश्योर करता है स्मूथ रिटेल ऑपरेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उससे बिजनेस गोल पूरे होते हैं, रिसोर्सेज भी कम वेस्ट होते हैं, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहता है। वही सारे पॉइंट्स हैं, सिमिलर से आप लिख सकते हो। बुराई क्या है कि पुअर मैनेजमेंट जो होता है, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, स्किल मैनेजर की यहाँ रिक्वायर्ड होती है, टाइम भी लग जाता है डिसीजन मेकिंग। जैसे इसमें ना एक एग्जांपल दिया है कि भाई रिटेल मैनेजर ने प्लानिंग करी, फेस्टिवल सीजन डिस्काउंट देगा और साथ में ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ शिफ्ट एंड कंट्रोलिंग सेल्स परफॉर्मेंस। यानी कि एक रिटेल मैनेजर ने प्लानिंग कर ली कि कोई त्योहार आएगा तो उस पर डिस्काउंट देंगे ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आए और सेल्स भी हमारी यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल हो पाएगी। सो इस प्रकार से है जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है, जो आपने पहले से पढ़े भी होंगे। डिवीजन ऑफ वर्क वही है, काम का बंटवारा होना उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है कि मैनेजर मस्ट हैव अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैनेजर के पास जो अथॉरिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए। डिसिप्लिन में क्या आता है? एम्प्लॉय मस्ट रूल, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करे। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है वन एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू वन मैनेजर, जो एम्प्लॉय होता है वो सिर्फ अपने ही एक मैनेजर को रिपोर्ट करे, वो यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है एक ऑब्जेक्टिव जो होता है, एक उद्देश्य जो होता है वो सिमिलर एक्टिविटीज के लिए ही होता है। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट में बोले जाए तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज प्रायोरिटी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। रेमोनेशन मतलब है एम्प्लॉय को सही टाइम पे सैलरी और एक फेयर सैलरी रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ऐसा नहीं काम ज्यादा और पैसे उसको मिले ना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि बैलेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। स्केलर चेन में क्या होता है? एक क्लियर हायरार्की जो होती है कम्युनिकेशन की वो दिखाई देती ही देती है। ऑर्डर में क्या होता है? प्रॉपर प्लेसमेंट होता है रिसोर्स एंड एम्प्लॉयज का। इक्विटी मतलब फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ देखने को मिलता है कि एम्प्लॉयज के साथ ट्रीटमेंट बिल्कुल फेयर होना चाहिए, उनको जो है ज्यादा टेंशन नहीं देनी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में बोला गया है जॉब सिक्योरिटी इंप्रूव करती है परफॉर्मेंस को, ताकि वो काम करते रहते हैं एम्प्लॉय और मेहनत करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इनिशिएटिव में आता है एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू सजेस्ट आइडिया, कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो इनकरेज करते हैं
आइडियाज के मुताबिक एक स्प्रिट स्प्रिट दी क्रॉप बोलता है कि टीम स्प्रिट और यूनिटी एकता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो आपने पहले से पढ़े ही होंगे, डिटेल में पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग क्या होता है। सो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर उद्देश्य वगैरह सेट किए जाते हैं, डिसाइड किया जाता है पहले ही कि क्या करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। और हर एक प्रोजेक्ट में प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो प्लानिंग जो है वो एक तरीके से गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, फोकस करती है फ्यूचर प्रोसेस पे कि फ्यूचर में जो चीज करनी है उसकी प्लानिंग आज ही कर लो। जैसे फंक्शन किसी के घर में होगा तो वो पहले से प्लान बना देगा कि मेहंदी जो होगी वो इतने बजे होगी, हल्दी इतने बजे होगी और शादी का टाइम ये रहेगा, तो वो भी प्लानिंग ही है। ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्लानिंग जो है वो की जाती है। जैसे इन्होंने यहाँ पे प्लानिंग करी है कि सीजनल डिस्काउंट दिया जाएगा बिफोर दिवाली टू इंक्रीज सेल, यानी कि दिवाली से पहले सीजनल डिस्काउंट दिया जाएगा ताकि सेल्स को बढ़ाया जा सके, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आते हैं लीडरशिप वाला, छोड़ दो मैंने करा दिया। कम्युनिकेशन वाले दो क्वेश्चन रिपीटेड थे, एक ऊपर भी था और एक ये रहा, तो मैं एक ही क्वेश्चन कराती हूँ अभी आपको। लिसनिंग वाला छोड़ दो, ऑलरेडी करा दिया है मैंने, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस रह गए हैं। अब आते हैं फिजिकल एंड नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ स्टोर एम्बियंस। तो देखो भाई, स्टोर एम्बियंस रेफर करता है ओवरऑल एटमॉस्फेयर, कहाँ का, रिटेल का। जो हमारा रिटेल स्टोर होता है उसका ओवरऑल जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, जो इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर के एक्सपीरियंस को और उसके बाइंग बिहेवियर को। जैसे कि आप मॉल में जाते हो तो वहां क्या देखते हो, वहां पे लाइटनिंग अच्छी होती है, क्लीनिनेस होती है, हाइजीन होती है, साउंड सिस्टम, म्यूजिक धीरे धीरे चल रहा होता है, एसी चल रहे होते हैं। तो इससे हमारा मन करता है कि हम कोई ना कोई शॉपिंग करके ही निकले। अगर आप कोई ऐसे आउटलेट पे चले जाओ जहाँ पे लाइट भी अच्छे से ना आ रही हो, ना कोई गाना चल रहा है, ना कोई एम्बियंस है, तो हमारा खरीदने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो वही है, यानी कि ये फिजिकल स्टोर के बारे में बात थी। नॉन फिजिकल में क्या होता है, एम्प्लॉय बिहेवियर एंड एटीट्यूड, कस्टमर सर्विस की क्वालिटी भी यहाँ पे देखी जाती है, ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन भी आती है, इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, कम्युनिकेशन स्टाइल ऑन स्टाफ, ये सब आता है। अब इसके फायदे क्या हैं, अगर ये सारा एम्बियंस हमें मिलता है तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है, सेल्स बढ़ती है, ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होती है और कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है। और मान लो एम्बियंस अच्छा नहीं है तो उससे सेल गिर जाती है। मान लो आप किसी आउटलेट पे जाते हो, वहां पे लाइटनिंग अच्छी नहीं है या फिर एसी ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा, लोग सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो सेल्स नहीं, सेल्स नहीं तो ग्रोथ नहीं। तो यानी कि कंटिन्यूअस मेंटेनेंस भी जरूरी होती है। हाई कॉस्ट फॉर सेटअप एंड डिजाइन, ये एक उसकी बुराई है, क्योंकि पैसा तो खर्च होता है अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो। नेगेटिव एम्बियंस इफेक्ट करता है, ब्रांड इमेज को गिरा देता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है वो देखते हैं। अ वेल लिट क्लीन स्टोर विद फ्रेंडली स्टाफ एंड सॉफ्ट म्यूजिक क्रिएट अ पॉजिटिव शॉपिंग एक्सपीरियंस। जब आप किसी मॉल में जाते हो तो वहां पे जो म्यूजिक होता है वो एक तरीके से सॉफ्ट म्यूजिक जो होता है वो आपके माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। आपका मन नहीं भी होता कुछ लेने का, फिर भी आप लेके ही आते हो। दैट मीन्स वो एटमोस्फेयर वहां क्रिएट किया गया है। अ वेल लिट क्लीन, साफ सुथरा और फ्रेंडली स्टाफ अगर मिल जाता है, आपने देखा होगा कितने पोलाइट तरीके से वो बात करते हैं। घर में वो अपने भाई बहन से कैसे बात करते हैं डजेंट मैटर, बट वो सेल्स गर्ल या सेल्स पर्सन जो होते हैं वो कस्टमर से इतने प्यार से बात करते हैं कि लगता है कि नहीं भाई अब तो शॉपिंग कर ही लेनी चाहिए। सो ये इसके एग्जांपल्स हैं जो आप एग्जाम में ज़रूर लिख सकते हो। एंड ये वही सेम ही है, ठीक है। मतलब फिजिकल एक्सपेक्ट आए तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कल्चर डिफरेंस वाला मैंने ऊपर कराया था, शॉर्ट नोट आप छोड़ सकते हो। बस एक कम्युनिकेशन वाला मैं करा देती हूँ। एक क्वेश्चन और आता है, रूल्स हैं यहाँ पे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो टू साइडेड होती है, डेबिट और क्रेडिट की। जैसे कि
एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, टोटल डेबिट मस्ट इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं। इसमें 3 रूल्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो चीज़ जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो एंड जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज़ आउट, यानी जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करो और जो जा रही है उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि जितने भी खर्चे हैं उन सबको डेबिट करना है और जो जब पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है तो क्रेडिट करना है। इतना क्लियर है? इतना तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा। एंड फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग एक्यूरेट बताता है ये, ठीक है, क्योंकि दोनों आने और पैसे जाने की दोनों की रिकॉर्डिंग होती है, एरर को पकड़ा जाता है और अकाउंटिंग मेथड भी एक सिस्टमैटिक मैनर में है। तो इस प्रकार से था ये। बस एक क्वेश्चन मुझे कराना है आप लोगों को कम्युनिकेशन का, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट करा दिया, जो रिपीटेड थे वो छोड़ दिए। कम्युनिकेशन, हाँ ये रहा। मैं कोई ऐसा ही क्वेश्चन देख रही थी। हाँ, 16 क्वेश्चन परफेक्ट रहेगा क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द कम्युनिकेशन इन डिटेल रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होती है एक्सचेंज होती है एम्प्लॉय, मैनेजर एंड कस्टमर के बीच में, एंड एक स्मूथ ऑपरेशन, एक बेटर सर्विस डिलीवरी होती है, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कि अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन है स्टूडेंट और टीचर का, ठीक है। और हम यूट्यूब की मदद के द्वारा जो है, ये हमारा माध्यम है, मीडियम है, जिसके द्वारा हम पढ़ पा रहे हैं या पढ़ा पा रहे हैं। सो कम्युनिकेशन 1 टू 1 भी होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से होता है। सो कम्युनिकेशन डिटेल में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन जो कि स्टाफ एंड मैनेजमेंट के बीच में होता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो होता है जो कस्टमर और सप्लायर के बीच में होता है। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल जो मैंने ऊपर पढ़ाया था, और एक होता है डिजिटल कम्युनिकेशन जो अभी हम कर पा रहे हैं। सो ये 2 वे इंटरेक्शन सिस्टम होता है, कंटिन्यूअस फ्लो रहता है इन्फॉर्मेशन का, कि जिसको ज्ञान होता है वो, जिसको नहीं होता वो उसको ज्ञान देता है, उससे बात करता है, उससे डिस्कशन करता है। कस्टमर फोकस कम्युनिकेशन रहता है, मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके फायदे क्या हैं? तो देखो कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करता है स्टोर ऑपरेशन को। कस्टमर भी यहाँ पे एनहांस होता है, क्योंकि देखो जब हम दुकान पे जाते हैं, कोई सामान कहीं भी लेने जाते हैं रिटेल स्टोर पे भी, तो वहाँ पे सेल्स पर्सन या सेल्स गर्ल या सेलमैन जो भी होता है वो कस्टमर को सैटिस्फाई करता है, उसकी नीड को फुलफिल करता है, यानी उससे कोऑर्डिनेट करता है। कस्टमर जो भी अपनी क्वेरी होती है वो सेल पर्सन से पूछता है और सेल्स पर्सन उसको जवाब देता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी बुराई है, कि पुअर कम्युनिकेशन जो होता है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं या कुछ ऐसे हैं, मैं मतलब मैंने जब पहले पढ़ाया था तब आपके साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करा था, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई पुअर कम्युनिकेशन हुआ हो तो कमेंट ज़रूर करना मुझे। तो कई बार क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, मतलब सेल्स पर्सन को लेके, तो वो हमें जो है चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते। कई बार क्या होता है कि उनका काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि उनको ये लगता है कि भई सैलरी तो आ ही रही है, ठीक है? तो मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है? तो वो पुअर कम्युनिकेशन भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। मिस मतलब एक तरीके से मिसगाइड हो जाते हैं हम, एंड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ओवरलोड हो जाती है। तो ये पॉइंट है, और हम कम्युनिकेशन टूल पे डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया स्टोर मैनेजर का, जो कम्युनिकेट कर रहा है डेली सेल्स टारगेट टू स्टाफ क्लियरली इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो वैसे तो और भी कोई एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो ऑलमोस्ट मैंने सब करवा दिया है जो कि कंप्लीट है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।